हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। अब अपने जो पेपर एकेडमी के अंदर लिए जाते हैं, जो अपने 10 तारीख को लेते हैं, एक 20 तारीख को और एक 30 तारीख को, जो काफ़ी टाइम से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रखी थी उसके अंदर, अभी दोबारा से चालू की है टेस्ट सीरीज। तो अब जितने भी टेस्ट पेपर होंगे वो मैं स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन भी, जिनका सॉल्यूशन अपने देंगे। तो आप हर वीडियो के अंदर हमारे साथ जुड़ के रहना, और जितना एक्सप्लेन किया जाए वो अगर वीडियो से अगर आप देख सकते हो तो बहुत अच्छा है। और इससे भी अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनसे हटके हों, जो राइट डाउन करवाई जाती है, वो भी अपने को राइट डाउन करनी चाहिए। क्लियर? तो अब अपने एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसके अंदर एचएससी लेवल के, पीजीआई लेवल के, एम्स लेवल के, हर लेवल के आपको क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अपने एक्सप्लेन करके अच्छे से सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये करा है, इन ए हेल्दी मैन वो इज वेट 70 kg। कितना वेट है इसका? 70 kg इसका वेट बताया जा रहा है। तो ये कह रहा है 70 kg वेट वाले पेशेंट के अंदर अप्रोक्सीमेट वाटर कितना होगा। तो अपने को सबको पता है कि अपने टोटल बॉडी का 60%, टोटल बॉडी वेट का 60% क्या होता है? बॉडी के अंदर वाटर होता है। क्लियर? तो अगर 60% की अगर अपने बात करें तो 70 किलो वाले बंदे का अगर परसेंट निकालें तो कितना परसेंट हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 42 लीटर। कितना हो जाएगा? 42 लीटर। तो अपना जो आंसर राइट जाएगा वो कौन सा है? 42 लीटर 70 kg वाले बंदे के अंदर क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वाटर होगा। क्लियर? अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि विच ऑर्गन in most at risk for dysfunction in a patient with a potassium level of 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछे इसने? एक तो इसने पूछा है कि अपने पोटासियम का लेवल क्या है। तो अगर बात करें पोटासियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होगी? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। कितनी होगी? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। अगर 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोकेलेमिया। और अगर 5.1 से अब हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरकेलेमिया। और ध्यान रहे पोटासियम एक वेरी नास्टी मॉलिक्यूल है, और ये क्या करवाता है? कार्डियक डिसरिथमिया करवाएगा। कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हार्ट के ऊपर डेफिनेटली क्या है? इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और पोटासियम आपको पता है इंट्रासेल्यूलर होता है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है आयन, जिसे क्या बोलते हैं? अपने सोडियम बोलेंगे। और इंट्रासेल्यूलर में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? पोटासियम होता है। ठीक। अब अगर बात करें कि सर्जरी के टाइम सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, तो सर्जरी टाइम भी लॉस होने वाला इलेक्ट्रोलाइट वो कौन सा रहेगा? पोटासियम ही रहेगा। तो ये कह रहा है इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या? 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब उसके अंदर क्या? पोटासियम का लेवल हाई है, हाइपर केलेमिया है। तो उस कंडीशन के अंदर उसका ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा होगा? हार्ट। कौन सा होगा? हार्ट। क्लियर भाई? तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने दिया है कि अपने ब्लड इज स्टोर एट टेम्परेचर ऑफ, कि ब्लड को अपने कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो ध्यान रहे ब्लड का जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक अपने क्या है? उसको स्टोर कर सकते हैं। 1 से 6 डिग्री तक ब्लड को अपने स्टोर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपना राइट ऑप्शन बैठेगा, वो बैठेगा 2 नंबर वाला, 4 टू 6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एग्जामिनर तो अपनी तरफ से इजी देता है, लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान न होने की वजह से यह समस्या आ सकती है कि इसका आंसर क्या जाएगा और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बड़े ही ध्यान से समझना है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक चीज को अपने अच्छे से करेंगे।
अब ये कह रहा है द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ऑफ रेड कलर वेंचुरी मास्क। अब आपको पता है वेंचुरी मास्क अलग अलग कलर के होते हैं, उनके लिए एक ट्रिक होती है जो अपने बात करते हैं कि हाँ, ट्रिक मैं लिख देता हूं पहले ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। कौन सा कलर सूटेबल है? ये वाला है, ब्लू कलर अच्छा दिख रहा है। ओके, इसमें क्या है कि ट्रिक ये है कि बॉय वांट वाली है ना सर, बॉय वांट ओनली यंग रोजी गर्ल। क्या है? रोजी और गर्ल। ठीक है, दिख रहा है भाई सबको? हाँ, थोड़ा सा उधर हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्लू। कौन सा हो जाएगा? ब्लू। ये क्या हो गया? वाइट। और ये हो गया ऑरेंज। और ये हो गया येलो। ये हो गया रेड। और ये हो गया कौन सा सर? ग्रीन वाला। क्लियर? अब देखो इसके अंदर ये कह रहा है कि किस प्रकार इसका सेटअप होता है। तो अगर परसेंट की बात करें तो इसमें 24%, और इसके अंदर 28%, और इसके अंदर 31%, और इसके अंदर कितनी रहेगी अपनी? 35%, और इसके अंदर 40%, और इसके अंदर 60% रहेगी। क्लियर? यही बात है कि अगर फलो पूछे तो कितना रहेगा? 24%, ब्लू वाले में, व्हाइट वाले में 28%, ऑरेंज वाले में 31%, येलो वाले में 35%, रेड वाले में 40%, और ग्रीन वाले में क्या रहेगा? 60%। ठीक। अब इसने दिया है कि ऑक्सीजन का फ्लो कितना रहेगा, जिसके अंदर ये कह रहा है 2 लीटर। इसमें रहेगा अपना 4 लीटर, इसमें रहेगा 6 लीटर, और इसमें रहेगा 8 लीटर, और इसमें 10 लीटर, और इसके अंदर रहेगा 15 लीटर। क्लियर? तो ये ट्रिक है। इसके हिसाब से इसने तो अपने को पूछा है कि रेड कलर वाले के अंदर कितना फ्लो रहेगा, लेकिन वो कोई और भी पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, ब्लू कलर वाले में ऑक्सीजन का परसेंट कितना जाएगा? 24%, लेकिन ऑक्सीजन कितनी दे सकते हैं? 2 लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। 2 लीटर और 4 लीटर है, ये मोस्टली COPD वाले पेशेंट को दी जाती है। व्हाइट वाले के अंदर 28% ऑक्सीजन रहेगी और 4 लीटर फ्लो रहेगा। इसी प्रकार ऑरेंज वाले में 31% है, लेकिन ऑक्सीजन का फ्लो कितना रहेगा? 6%। और येलो वाले के अंदर 35% है, लेकिन फ्लो कितना है ऑक्सीजन का? 8 लीटर जाएगी। रेड वाले में 10 लीटर है, और ग्रीन वाले में कितनी है? 15 लीटर। अब अपने को पूछा है कि वेंचुरी के अंदर कितना रहेगा, तो वेंचुरी जो रेड कलर वाला है उसके अंदर कितना रहेगा। तो रेड कलर वाला देख लो अपने, ये रहा कि 40% और 10 लीटर जाएगी। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन रहेगा अपना ये वाला, सी वाला, कि 40% और 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो इसके अंदर रहता है। क्लियर? तो ये चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा नोट भी कर सकते हो। ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि इनसे हटके, जैसे इसने तो रेड का पूछा है, किसी और से भी पूछ सकता है। स्पेसिफिक ऑक्सीजन फ्लो भी पूछ सकता है, और कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है कितनी होगी। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड मेक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सेलाइन। अब ये कह रहा है, ये आगे फ्लूइड की बात। तो फ्लूइड आपको पता है 3 प्रकार के मोस्टली यूज किए जाते हैं, एक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक फ्लूइड वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन है बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो, तो उसे क्या बोल देंगे अपने? नॉर्मल फ्लूइड। जैसे नॉर्मल सेलाइन हो गई, ठीक है। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक के अंदर आ जाती है NS, RL और D 5%। और बाकी किस में आ जाएंगे? अगर ये मान लो, अब ये कह रहा है कि नॉर्मल सेलाइन में कितना रहेगा,
तो नॉर्मल सेलाइन की अगर अपने बात करें तो नॉर्मल सेलाइन के अंदर तो रहेगा अपना कितना 0.9 ग्राम नहीं रहेगा। वेरी गुड, कितना रहेगा 9 ग्राम। क्या ये बात सही है कि NS के अंदर कितना रहेगा? NS के अंदर 9 ग्राम रहेगा। हाँ ठीक है, इसने एक तो पूछा जाता है परसेंट का और एक पूछा जाता है किसका? ग्राम का। तो ये दोनों चीजें हैं, अलग अलग है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मेरे को ये क्लियर कट करके बताओगे, जिसके अंदर ये भी बताओगे कि हाइपरटोनिक कौन कौन से होंगे, उसमें ग्राम कितने हैं हाइपरटोनिक, और हाइपोटोनिक में कौन से रहेंगे हाइपोटोनिक में, और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक तो मैंने बता ही दिया कौन कौन से फ्लूइड है, लेकिन इसके अंदर आप कंसंट्रेशन भी मेरे को बताओगे कितनी है। ठीक है भी, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो ये आपको इतना ही काम करना है कि एक तो मेरे को ग्राम के अंदर बताओगे, ठीक, और एक आप परसेंट के अंदर बताओगे। जैसे अगर बात करें 0.45 क्या रहेगी, ठीक है, या NS को अगर हाफ कर दे तो वो कौन सा फ्लूइड बनेगा, उस हिसाब से क्लियर। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये सोल्व करके मेरे को बताओगे। छठा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जिसके अंदर क्या लिखा है कि नर्सिंग स्टाफ मेंबर आर सिटिंग इन द लॉन्ज टेकिंग देयर मॉर्निंग ब्रेक, एन अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल जिसे UAP बोलते हैं टेल द ग्रुप दैट शी थिंक्स दैट द यूनिट सेक्रेटरी हैज एड्स and proceed to tell the nursing staff that the secretary probably contract the disease from her husband, who is supposedly a drug addict, which legal tort has the UAP violated। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने टोर्ट से आया है। टोर्ट आपको पता है अनइंटेंशनल भी होते हैं, इंटेंशनल भी होते हैं, उसके अंदर नेग्लिजेंसी, ठीक है, माल प्रैक्टिस वाले आ गए, बैटरी आ गए, ठीक है, भी सिलेंडर आ गया, ठीक है, लाइबल, ये बहुत सारे होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये देखना है, ये कह रहा है कि जैसे मान लो सुबह सुबह कहीं बैठे हैं, 5-7 चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वहां पे आके जो अपना अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल है वो आके कह रहा है कि जो अंदर एक फीमेल, सपोज दैट अंदर एक फीमेल एडमिट है और उसको क्या हो गया HIV है, और उसको मेरे को वो कह रहा है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि उसको जो HIV मिला है ना वो उसके हस्बैंड से मिला है, क्योंकि उसका हस्बैंड क्या है ड्रग एडिक्शन करता है। क्योंकि मोस्टली जो IV ड्रग अब्यूजर होते हैं उनके अंदर HIV की मोस्टली प्रोबेबली होती है, हेपेटाइटिस की भी, जैसे हेपेटाइटिस B की बात करें तो उसकी भी रहती है। तो ये कह रहा है कि अगर वो आके सबके सामने उस पेशेंट की जो चीजें हैं या उस पेशेंट की जो प्राइवेसी है वो क्या है बता रहा है सबको, और इसके अंदर भी क्या कह रहा है कि वो अनलाइसेंस्ड पर्सनल है, वो लिख के नहीं बता रहा है, वो बोल के बता रहा है। तो ध्यान रहे, लिख के बताना अलग टोर्ट के अंदर आता है, और जो बोल के बताना है वो अलग टोर्ट के अंदर आता है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि क्या हो सकता है, लेबाइल, सिलेंडर, ठीक है, या फिर क्या होगा असॉल्ट, या फिर नेग्लिजेंसी। तो इसका क्या रहेगा आंसर आपके अकॉर्डिंग? नेग्लिजेंसी। वेरी गुड, सोचो जरा। असॉल्ट, अच्छा, असॉल्ट टच करने से होता है। और क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर मैं इसका आंसर ये दे दूं कि इसने, मैंने चारों चीज लिखी है, कि मैंने यह भी आपको वर्ड एक बोला था कि लिख के बता रहा है अगर किसी की प्राइवेसी को तो वो अलग है, और वर्बली अगर बोल के बता रहा है तो वो अलग है। तो इसके अंदर तो वो वर्बली बोल के बता रहा है, तो बोल के बता रहा है तो उसका क्या हो सकता है भाई? क्योंकि चलो लिख लो, मैं बताता हूं। एक तो इसने दिया है लेबाइल, कहां गए रे, ये रहा, इसने क्या बता दिया, लेबाइल, ठीक। एक बता दिया सिलेंडर, एक होता है असॉल्ट, एक होता है नेग्लिजेंसी।
तो सबसे पहले तो इन वर्ड को समझो। नेग्लिजेंसी का मतलब ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर से फॉल डाउन हो रहे हो या पेशेंट को स्टैंडर्ड ऑफ केयर आप नहीं दे पा रहे, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंसी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अपने नेग्लिजेंसी, कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर आप नहीं दे पा रहे। तो क्लियर। असोल्ट, असोल्ट का मतलब है, अब आप कह रहे हो जैसे फिजिकल असोल्ट हो गया है कि किसी को टच कर रहे हो, अगर किसी को अपने बिना बताए टच कर रहे हैं अनइंटेंशनली, तो उसे बोलते हैं बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। लेकिन इसने क्या बताया? असोल्ट। असोल्ट का मतलब क्या है? किसी को फियरफुल कंडीशन में डालना, किसी को फियरफुल कंडीशन के अंदर अगर अपने डाल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अपने असोल्ट बोलेंगे। आगे बात सुनिए, या तो फियरफुल कंडीशन में डाल रहे हो या फिर फियरफुल कंडीशन में डाल के आप उस पेशेंट को हार्म पहुंचाना चाहते हो, तो वो किस में आएगा? असोल्ट के अंदर आएगा। क्लियर। और सलेंडर, सलेंडर का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेशेंट के बारे में गलत चीजें लिख के शो कर रहे हो, राइट डाउन इन रिटर्न, रिटर्न के अंदर शो कर रहे हो, तो वो आपकी क्या होगी? सलेंडर के अंदर आती है। क्लियर। और अगर वर्बली आप बोल के बता रहे हो किसी पेशेंट, अब ये क्या कर रहा है? ये वर्बली बोल के तो बता रहा है। अगर किसी को वर्बली अगर अपने बोल के बता रहे हैं तो वो किस में जाएगा? लेबाइल में। और लिख के बता रहे हैं, राइट डाउन करके बता रहे हैं, तो वो जाएगा सिलेंडर में। असोल्ट के अंदर अपने क्या है? किसी को फियरफुल कंडीशन में, हार्मफुल कंडीशन में डाल रहे हैं, वो असोल्ट के अंदर। नेग्लिजेंसी के अंदर क्या है? अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं दे पा रहे, जिससे पेशेंट को क्या हो सकता है भाई? हानि हो सकती है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे? नेग्लिजेंसी। क्लियर भाई? आगे बात समझ में। तो ये इंटेंशनल और अनइंटेंशनल की ये फंडामेंटल में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसके अंदर ये सारे बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे जरूर आता है। क्लियर। अब उसके बाद अपने बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। ये कह रहा था, नर्स एम्प्लॉयड इन ए हॉस्पिटल इज वेटिंग to receive a report from the laboratory via the facsimile, जैसे फैक्स मशीन होती है ना, उससे। The fax machine activates and the nurse expect to the report, but instead receive a sexually oriented photograph. Which is the most appropriate nursing action? कि पेशे से नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? फीमेल नर्सिंग ऑफिसर बैठी है, ठीक, लैब से रिपोर्ट आनी है किसी पेशेंट की, वो फैक्स के सामने बैठी है, मशीन के आगे बैठी है। जैसे ही मशीन एक्टिवेट हुई, चालू हुई, तो उसको वो क्या चीज़ सोच रही है? कि पेशेंट की रिपोर्ट आएगी। लेकिन उसने क्या देखा? कि पेशेंट की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उसके अंदर प्रिंट निकल के आया किसका? क्या कह रहा है? कि कौन सी? सेक्सुअली, कहाँ गया रे? ये रहा, सेक्सुअली ओरिएंटेड फोटोग्राफ आ गया। आनी क्या थी? रिपोर्ट, लेकिन क्या आ गया? ये फोटोग्राफ आ गया। तो ये फोटोग्राफ आ गया तो नर्स तुरंत क्या करेगी? नर्स तुरंत क्या करेगी? कॉल द पुलिस। क्या वो पुलिस को बताएगी? हैं? 112 को तो नहीं बुलाएगी ना, 100 नंबर पे कॉल करेगी, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये पेशेंट की प्राइवेसी का मामला है। कट अप द फोटोग्राफ एंड थ्रो इट अवे, फाड़ के फेंक देगी? नहीं। कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर एंड रिपोर्ट द इंसिडेंस, कि वो नर्सिंग सुपरवाइजर को बताए और इस इंसिडेंस की रिपोर्ट करे। कॉल द लेबोरेटरी एंड आस्क फॉर द इंडिविजुअल्स नेम, वो सेंट द फोटोग्राफ। या फिर वो क्या करेगी? जिस लैब वाले ने भेजी है उसको बुलाएगी और उसे पूछेगी। कौन सा काम करेगी? अब देखो, कॉल द पुलिस कर ही नहीं सकते। अब अपने क्या करना है? अपने सीनियर को ये बात बतानी है कि देखो जी, मैं तो वेटिंग कर रही थी कि पेशेंट की रिपोर्ट आएगी, लेकिन कुछ और ही अलग चीज निकल के आ चुकी है। तो वो लैब वाले से भी नहीं पूछेगी, क्योंकि कौन बताएगा? आ गया, डिजिटल चीज है, आ गई। तो ये
ऐसा कब होता है? ये भी आता है कंडक्ट के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है ऐसी चीजें। क्यों? क्योंकि हो सकता है लैब वाला है वो क्या कर रहा है, उस जो नर्सिंग ऑफिसर वहां पे जो फैक्स रिसीव कर रही है उसे डायरेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन वो क्या उल्टी सीधी चीजें भेज रहा है। ये क्या है? एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप किसी को ऐसी चीजें भेज रहे हो तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए अपने को। ठीक है भाई, तो क्या करना चाहिए? तुरंत बता देना चाहिए अपने सीनियर को। क्लियर? फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, वरना तो वो दोबारा भेज देगा। क्लियर? तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर चीजें आती है। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है? अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आने वाला है। The nurse review the ABG result of a client and notes the following: pH 7.45, PCO2 30 mmHg है और बाइकार्बोनेट आयन है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये एक प्रकार का क्या है? एसिड बेस बैलेंस है। ओके, कट रहा है? ओके, थोड़ा नीचे कर, जूम करके, इतना जूम करके थोड़ा नीचे, अब दिख रहा है? बस इतना ही जाएगा। एक काम करो, इसकी सेटिंग सही कर दो। कैमरे में कर लिया, दिख रहा है सर? इसमें नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बच्चों से वैसे ही बातें कर लूंगा, आप इसको स्क्रीन सेट करके दो, क्योंकि ये चीजें है ना अभी शुरू की है मैंने अपने सबके एफर्ट से। सर भी काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, टेक्निकल टीम भी काफ़ी एफर्ट लगा रही है, तो ये नई चीज़ें हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता है, न तो पढ़ने वाला न पढ़ाने वाला। ठीक है? तो सबको मिलके एफर्ट लेने होते हैं और मिलके ही सबको एक सक्सेस पॉइंट तक पहुंचना होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट हो या अगर आपको लगे कि सर ने ये इसका आंसर ये बताया, हालांकि ये तो नहीं है, हम कोई दूसरा सोच रहे हैं, वो है, तो उस हिसाब से अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर ये देख रहे हो तो आप कमेंट डाल सकते हो। और अगर ऑनलाइन ऐप के अंदर देख रहे हो तो आप, मेरे नंबर है ही, उस पर स्क्रीनशॉट लेके और या क्वेश्चन नंबर दे के मेरे को बता देना, ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जाए। अल्टीमेट हम सबका गोल यही है, आप सबका गोल यही है कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को अचीव किया जाए। तो सर हो गया, कर दूं स्टार्ट? ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है भाई कि ये है एबीजी एनालिसिस का, एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन है। एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है। तो नॉर्मल पीएच की अगर बात करें तो वो होती है 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल पीएच होती है। सर इतनी होती है? क्लियर? 7.35 से बिलो है, इसका मतलब वो मीडियम क्या हो गया आपका? एसिडिक हो गया। और 7.45 से अब है तो वो मीडियम आपका क्या हो गया? एल्केलाइन हो गया। क्लियर? अब उसी प्रकार अगर बात करें PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो सर कितना होता है? 35 से कितना कर दूं? 35 से कितना करूं? हाँ, CO2 का 45 तक कर दूं, mmHg। ये क्या है? CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है नॉर्मल रेंज में। इसी प्रकार अगर बात करें HCO3 माइनस, जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, उनकी अगर बात करें तो वो नॉर्मली क्या है कि अगर अपने 22 से लेके 28 तक भी कर सकते हैं, यह भी नॉर्मल रेंज है। क्लियर? इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको बाइकार्बोनेट आयन बढ़े हुए मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? एल्केलाइन नेचर। पीएच अगर 7.45 से अबव है वो भी एल्केलाइन नेचर में आएगी।
और अगर CO2 की बात करें 35 से बिलो है तो ये एसिडिक नेचर को इंडिकेट कर रही है। लेकिन इसमें अपने को ये देखना है कि एक तो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्लियर? ये भी अपने जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो एसिड बेस बैलेंस पे, ये भी यूट्यूब पे डाल रखा है, अपने अच्छे से देख लेना, सुभाष सर जी ने डाला है। अब इसमें एक चीज है कंपनसेटेड, एक होती है अनकंपनसेटेड। कंपनसेटेड है इसका मतलब किडनी प्रॉपर काम कर रही है, वो है जो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन वगैरह है उसको एक्सक्रीट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं CO2 आपको मिले नॉर्मल रेंज के अंदर है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी क्या होगा, उसका कंपनसेटेड होगा। बाइकार्बोनेट आयन अगर आपको नॉर्मल रेंज में मिल रहे हैं, इसका मतलब किडनी क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से उनको एक्सक्रीट करा रही है। अब ये देखना है अपने को कि इसकी रेंज देखो 7.45 है, इसका मतलब मीडियम क्या हो गया अपना, यहां से तो शो हो रहा है एल्केलाइन। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें अपने CO2 की, तो CO2 इसने कितनी दे दी, CO2 इसने दी है अपने को, हाँ जी 30 mm ऑफ Hg। क्लियर? और बाइकार्बोनेट आयन अपने को कितना दे दिया, 20 या 22 दे दिया। ठीक है, अभी कितना है, 20। क्लियर? अब ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ये क्या है आपका, ये रीडिंग और ये रीडिंग, ये दोनों इंडिकेट कर रही है एल्केलोसिस को। किसको? एल्केलोसिस को। लेकिन एल्केलोसिस तो है, लेकिन है कौन सा, रेस्पिरेटरी वाला। कौन सा रहेगा, रेस्पिरेटरी वाला। क्लियर सर? इसका क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस रहेगा। और वो अब अपने को ये देखना है कि कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है, उसके लिए अपने जाएंगे किसके ऊपर, बाइकार्बोनेट आयन के ऊपर। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन अगर अपने को 20 मिल रहे हैं, इसका मतलब किडनी एक्सक्रीट कर रही है उसको, तो वो क्या हो गया अपना, कंपनसेटेड हो गया। क्या हो गया, कंपनसेटेड। इसका पूरा लेक्चर है, पूरा लेक्चर यूट्यूब के ऊपर एसिड बेस बैलेंस के ऊपर अच्छे से डाला हुआ है। क्योंकि अगर इसको पढ़ना है ना, तो आपको पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एसिडोसिस या एसिड बेस बैलेंस वाला जो एक लेक्चर है वो पूरा देखना, जिसमें आप देखते ही डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको इस रेंज का पता है तो आप अच्छे से इसको सोल्व आउट कर पाओगे। तो ये अपना जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, और वो भी कौन सा है, कंपनसेटेड वाला है। क्लियर? सॉरी, तो गला और खराब हो जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, द नर्स इज कंडक्टिंग ए डाइटरी असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट वो इज ऑन ए वेगन डाइट। द नर्स प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग एंड शुड फोकस ऑन फूड हाई इन विच विटामिन दैट मे बी लैकिंग इन ए वेगन डाइट। पहले तो इस 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, 2 बार पढ़ने से समझ में आएगा। द नर्स कंडक्टिंग ए डाइटरी, वो डाइटरी असेसमेंट कंडक्ट कर रही है। किसका कर रही है, कि एक पेशेंट है वो क्या है, वेगन डाइट ले रहा है। द नर्स प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग एंड शुड फोकस ऑन फूड हाई इन विच विटामिन दैट मे बी लेकिंग इन द वेगन डाइट, कि कौन सा विटामिन है वो वेगन डाइट के अंदर नहीं आता। क्लियर? तो वेगन डाइट है, ये वेगन है ना, एक्चुअल में एक डाइट है। इसमें ऐसा नहीं कि सर तो कहीं उस बैंगन की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये वेगन डाइट है इस डाइट के अंदर। और ये वेगन डाइट जो है वो इसने अच्छे से बताया है कि वेगन नॉट प्रेजेंट इन एनिमल डाइट। ठीक है, ध्यान रहे
कि जो वेगन है नोट प्रेजेंट इन एनिमल, कि एनिमल्स के अंदर वेगन है वो नहीं प्रेजेंट। क्या हो रहा है सर? ठीक है, तो ये कह रहा है वेगन इज किसके अंदर, कि एनिमल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। अब आपको पता है वो कह रहा है कि कौन से जो वेगन डाइट ले रहा है उसके अंदर कौन से विटामिन की फिर कमी आएगी। तो इसने कि विटामिन B12 प्रेजेंट इन एनिमल, स्पष्ट लिख रखा है विटामिन B12 है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर भाई? अब ये कह रहा है कि तो कौन से विटामिन की कमी आएगी जो वेगन डाइट ले रहा है। तो अब आप अच्छे से बता सकते हो कि मैंने बता दिया कि वेगन जो है एनिमल्स में नहीं होता। क्लियर? और B12 है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। B12 किस में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, लैकिंग इन वेगन डाइट। वेगन डाइट में किसकी कमी रहेगी, B12 की। आगे बात समझ में? क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्प्टेड खुल गया। A healthcare provider has written a prescription to discontinue an IV line, कि HCP ने बता दिया कि जो IV कैनुला लगा हुआ है पेशेंट के वो आप निकाल दो। ठीक? The nurse should obtain which item from the unit supply area for applying pressure the site after reviewing IV कैथेटर, की IV कैथेटर रिमूव करती है तो उसके बाद किससे प्रेशर देना है। ठीक है अभी? अब देखो कौन सा आंसर आएगा, इलास्टिक रेप, बिटाडिन स्वैब या अडेसिव बैंडेज या फिर स्टेराइल 2x2 का गोज। तो सबको पता है कि कौन सा आंसर आएगा, अपने लगा देते हैं उसके अडेसिव। लिखना नहीं है। अब कईयों ने तो टिक कर लिया कि अच्छा इसका आंसर ये है, ये गलत है। हमेशा IV लाइन हटाने के बाद अपने लेते हैं 2x2 का गोज। क्लियर? हाँ ये चीज भी यूज करते हैं कि ब्लीडिंग ना हो, लेकिन ये क्या हीमोस्टेसिस के काम आती है। ये इलास्टिक रेप है, एडेसिव बैंडेज और बिटाडिन स्वेब है, ये किसके काम आते हैं, हीमोस्टेसिस में काम आते हैं। लेकिन IV कैथेटर अगर आपने रिमूव किया है तो हमेशा क्या करते हैं, स्टेराइल गोज लगाते हैं। लेकिन कई तो भावी नर्सिंग ऑफिसर ऐसे होते हैं जैसे रिमूव किया लैब अंगूठा लगाएगी सीधा। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है? अभी नए पेशेंट को ऐसा बताना है, अपने को क्या करना है, प्रोफेशनल काम करना है, 2x2 का गोज लेना है। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 1 करोड़ का क्वेश्चन आपके लिए। देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति इसके अंदर। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज हैविंग ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था और उसको क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। आफ्टर द नर्स स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ठीक? तो ये तो अपने को पता है कि जैसे ही अगर मान लो किसी पेशेंट को BT कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो पहले तो आपको पता है कम से कम 10 से 15 ml तो क्या है, बिल्कुल स्लो चलने देना चाहिए। ठीक है? पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी चाहिए शुरू के अंदर। ठीक है? भी पहले स्लो चलता है। क्लियर? तो अपने को ये देखना है कि इसके अंदर कि पेशेंट को रिएक्शन हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी पेशेंट को। जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी तो नर्स ने क्या कर दिया, स्टॉप। पहली प्रायोरिटी तो यही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो तो आप तुरंत स्टॉप कर दो। अब ये कह रहा है स्टॉप कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या करेगी नर्स, अगला काम क्या करेगी। स्टॉप तो इसने कर दिया। रनिंग नॉर्मल सेलाइन एट ए कीप वेन ओपन
obtain a culture of the tip of the catheter device, remove from the client or remove the IV line or run a solution of 5% dextrose in water। इन चारों ऑप्शन में से अपने को आंसर देना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते ही उसने क्या कर दिया, रोक दिया। अब आगे क्या करना है, तो अपने को ये कह रहा है रिमूव द आईवी लाइन। तो ध्यान रहे जैसे ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो कभी भी तुरंत रिमूव नहीं करना चाहिए अपने को। कैनुला जो है आईवी एक्सेस किया हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है, उसको स्टॉप ही करना है, रिमूव नहीं करना। तो क्या करेंगे, डेक्सट्रोज देंगे या फिर नॉर्मल सेलाइन देंगे ताकि वेन है ओपन रहे। तो अपने को क्या करना है, ये वाला ही करना है, ठीक है। कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो उसके अंदर हमेशा एनएस दी जाती है। और अगर बात करें अपने कि किसी को टीपीएन चल रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है आईवी लाइन के थ्रू, तो उसके अंदर हमेशा डेक्सट्रोज देनी चाहिए। और डेक्सट्रोज ही कितनी, 10% डेक्सट्रोज देनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे अपने, नॉर्मल सेलाइन डालेंगे, ठीक है। बाकी ये ऑब्टेन कल्चर ये जब करते हैं जब कोई अपने को ऐसा इंसिडेंस लगे कि हाँ भाई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया क्या पेशेंट को, अगर इन्फेक्शन का डाउट हो तो हमेशा क्या करना है, कल्चर लेना है। क्लियर भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एंटर ए क्लाइंट्स रूम एंड फाइंड, सो तो नहीं रहे, जाग रहे हो ना सारे। The nurse enter a client's room and find that the basket is on fire. The nurse immediately assists the client out of the room. What is the next nursing action? जाते ही कमरे में जाते ही नर्स ने क्या देखा कि आग लगी हुई है एक जगह। उसने क्या किया है, पेशेंट को रिमूव किया है। पहले ढंग से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आग लगी है ठीक है अभी भाग जाओ, या जो ज़्यादा ही शाने होते हैं कि सर हम तो अलार्म ऑन कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अलार्म ऑन भी करनी चाहिए लेकिन पहले नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो रेस टेक्निक वगैरह यूज करते हैं इसके अंदर, वो बाद में बता दूंगा। तो इसने क्या बोला है कि अगर आग लगी, उसने क्या कर लिया, इमीडिएटली असिस्ट द क्लाइंट आउट ऑफ द रूम। उसने क्या किया है, क्लाइंट को रूम से बाहर निकाल लिया। अब नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे, call for help, extinguish the fire, activate the fire alarm, confine the fire by closing the room door, ठीक है। अभी तो क्या क्या करेगी नर्स, तो हमेशा क्या करना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर क्या यूज करते हैं, रेस टेक्निक यूज करते हैं, बताऊं, RACE। आर का मतलब रेस्क्यू, पेशेंट को क्या करना है, रेस्क्यू। ए का मतलब अलार्म, सी का मतलब कन्फाइन, और ई का मतलब ये वाला। देखो रे मेरे को इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं, ये वाली स्पेलिंग आई ई का मतलब, ठीक है, एक्सटिंग्विश। अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, आग लगते ही अपने को पेशेंट को बाहर निकालना चाहिए, अलार्म ऑन करनी चाहिए, फिर कन्फाइंड डोर वगैरह क्लोज कर देना चाहिए। ऑक्सीजन वगैरह चल रही है तो वो भी, उसका भी ध्यान रखना होता है कि ऑक्सीजन चल रही है तो तुरंत शट ऑफ कर देना चाहिए। क्लियर। तो भाई इसका क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि उसने पेशेंट को बाहर निकाल लिया, रेस्क्यू कर लिया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अलार्म का, तो क्या कर देंगे अपने, एक्टिवेट दी फायर अलार्म। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है क्योंकि मेरे को पेपर में ही काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये तो नहीं बोलूंगा 1 करोड़ का है, क्योंकि लगने के बाद आप 4, 5, 6 करोड़ रुपए तक कमा लोगे नौकरी लगने के बाद। The nurse is teaching CPR to a group of nursing students. The nurse asks a student to describe the reason why blind finger sweeps are avoided in infant.
The nurse determine that the client understand this reason if the student makes which statement. CPR की ट्रेनिंग दे रही है, नर्सिंग स्टूडेंट है, वो नर्सिंग ऑफिसर है जो ट्रेंड कर रहा है उनको, वो कह रहा है कि ब्लाइंड फिंगर है, वो माउथ में इन्फेंट के क्यों नहीं स्वाइप करनी चाहिए, ब्लाइंड फिंगर बोल रहा है। क्लियर? तो अगर जो बच्चों से पूछ लिया भाई हाँ आप बताओ भाई ब्लाइंड फिंगर क्यों नहीं स्वाइप करनी चाहिए, तो आप ऐसा कौन सा स्टेटमेंट बोलोगे जिससे अगले जो नर्सिंग ऑफिसर ट्रेंड कर रहा है, जो नर्सिंग ट्यूटर बता रहा है, वो समझ जाए कि अच्छा इनके समझ में आ गई बात। द ऑब्जेक्ट में हैव बीन स्वोल्ड, कि क्या ब्लाइंड फिंगर अंदर माउथ के अंदर करने से सोल कर जाएगा, मेरे को तो नहीं लगता कि कर जाएगा। द इन्फेंट में बाइट डाउन ऑन द फिंगर, क्या बच्चा उंगली खा सकता है? कई शरारती होते हैं, खाई जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे होते हैं कई, लेकिन आप तो पेन वगैरह खाते हो। द माउथ इज टू स्मॉल टू सी द ऑब्जेक्ट, क्या उसका मुंह इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है? ऐसा भी नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट जो बच्चे बना देते हैं एक्चुअल में कई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट मे बी फोर्स बैक फर्दर, ये फर्दर स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, फर्दर इनटू द थ्रोट, कि ब्लाइंड फिंगर देने से कि जो ऑब्जेक्ट है वो वापस थ्रोट के अंदर जा सकता है। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट बोलेगा जिससे वो बंदा आगे वाला एक्सप्लेन कर रहा है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई तू जो मेहनत कर रहा है वो इनके काम तो आ रही है। क्लियर? तो वो कौन सा बोलेगा? ये वाला, ठीक है भाई, कि थ्रोट में जाने से आगे की तरफ जा सकता है, इसलिए ब्लाइंड फिंगर है वो कभी भी माउथ के अंदर नहीं घुमानी चाहिए। क्लियर भाई? तो क्या आंसर आ जाएगा? डी वाला आंसर। क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप मन लगा के पढ़ते रहो। मैं ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके ही आपको सारे करा दूंगा धीरे धीरे, आपने कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे तो जल्दबाजी आप लोगों को है क्योंकि अब 30-30 साल के हो गए, अभी नौकरी नहीं लगे, घर वाले ताने मार रहे हैं, पर करोगे क्या? करना तो पड़ेगा, सुननी पड़ेगी घर वालों की भी, घर से निकल तो सकते नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स असेस द क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसके इंसिजन दिया हुआ है। अब आप एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप देख रहे हो कि इस पेशेंट को कहीं सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया क्या, वो असेस कर रहे हो। Which finding by the nurse would be interpreted as a normal finding at the surgical site? आप उसका जब एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको ऐसी कौन सी चीज मिलेगी जिससे आप ये देखोगे कि ये तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है सर्जिकल वुंड में? रेड हार्ड स्किन, सीरस ड्रेनेज, पुरुलेंट ड्रेनेज, वार्म और टेंडर स्किन, क्या रहेगा भाई? नॉर्मल बताना है। रेड स्किन होगी, हार्ड नहीं होती है, क्योंकि इनिशियली के अंदर तो आपको पता है जो ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए वहां पे। सीरस ड्रेनेज, अगर सीरस ड्रेनेज है, बिल्कुल पेल कलर का ड्रेनेज हो रहा है वहां से, इसका मतलब हीलिंग हो चुकी है। क्लियर भी? पुरुलेंट ड्रेनेज है, इसका मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। वार्म और टेंडर है, इसका मतलब भी क्या है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। टेंडर क्योंकि आपको पता है रेडनेस, टेंडरनेस और वार्म और स्मेल आए वहां पे, या फिर पुरुलेंट डिस्चार्ज हो, पुरुलेंट डिस्चार्ज हो, तो समझ जाओ वहां पे क्या है, इन्फेक्शन है। ठीक है भाई? टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब जब टच करोगे तब पेन होगा, उसे टेंडरनेस बोलते हैं। कईयों को यही नहीं पता टेंडरनेस होता क्या है, किसी को पूछ लो तो हार्ड हो जाता है जी, जकड़ जाता है जी, अकड़ जाता है, ऐसे वर्ड नहीं होते। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि टच करते हैं तो पेन होता है, उसे क्या बोलते हैं, टेंडरनेस। टच करके छोड़ते हैं तब पेन होगा, उसे रीबाउंड टेंडरनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
द नर्स, अच्छा इधर भी है, मैं चलता चलता भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भी पेपर है, हार्ड कॉपी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज इंसर्टिंग ए एनजी ट्यूब इन एन अडल्ट, ठीक है भाई, क्या दे रही है, एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक, नेजो नोज के थ्रू, गैस्ट्रिक स्टमक में, नोज के थ्रू जो स्टमक में ट्यूब डाल रही है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर द क्लाइंट बीइंग टू कफ एंड हैड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, वो ट्यूब डाल रही है, पेशेंट के सडन कफिंग होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, उस टाइम जब उस पेशेंट को कफिंग हो रही है, डिजनिया हो रहा है, तो तुरंत नर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना ठीक है ताऊ कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, क्योंकि ताऊ को ही पता है कि जिस हिसाब से आप डाल रहे हो थोड़ी देर की बात है ताऊ के लिए। तो उस टाइम आप एक भावी नर्सिंग, उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या करोगे, क्विकली इंसर्ट द ट्यूब, की कफिंग होने लगी, लताऊ कोई बात नहीं जल्दी जल्दी डाल देते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। क्लियर, नोटिफाई द एचसीपी इमीडिएटली। अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्या कर रहे हो, ट्यूब डाल रहे हो, डॉक्टर तो अपनी ओपीडी के अंदर बैठा है, उसे बताओ हाँ जी कफ आने लगी, तो बीच में थोड़े छोड़ के जाओगे क्या, या इतने दूसरे को बोलोगे इतने में ताऊ टपक लेगा, ऐसा काम नहीं करना है। Remove the tube and reinsert when the respiratory distress subside, कि ट्यूब को बाहर निकाल लो, जब उसका रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हुआ है वो ठीक हो जाए तब दोबारा ट्राई करो, ऐसा भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि अब आप आधे रास्ते जा चुके हो। पुल बैक ऑन द ट्यूब एंड वेट अंटिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। क्लियर, अब बताओ कौन सा आंसर आ सकता है, क्या काम करना है इस कंडीशन में आपको, इस कंडीशन में आपको काम जो करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा काम करेंगे, पुल बैक द ट्यूब एंड वेट अंटिल, थोड़ी सी उसको ऊपर खींचो, फिर देखते हैं कि उसका जब रेस्पिरेटरी पैटर्न वगैरह नॉर्मल हो तब इंसर्ट करनी है। क्लियर, भी ट्यूब डालने का तरीका है जो भी आप ऐसे है कि हाई फाउलर पोजीशन में देते हो, किस प्रकार देते हैं, राइट में देते हैं, लेफ्ट में, वो अपनी ट्यूबिंग का एक चैप्टर दिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जितनी भी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या ट्यूब फीडिंग का जो है टॉपिक, उसके अंदर सारी चीज़ें टोटली एक्सप्लेन की है, क्योंकि मैं यहीं एक्सप्लेन करने लग गया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। क्लियर, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर भी, अब उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो कि आइसोटोनिक टोनिक फ्लूइड, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक फ्लूइड है वो कौन से टाइप का फ्लूइड है, ठीक है, 1% सोडियम क्लोराइड या 0.9% या 0.45%, तो इसके अंदर आइसोटोनिक पूछा है तो अपना चला जाएगा 0.9% जो कि NS होती है, ये हाइपोटोनिक में आ जाएगा, ये आपको पता है हाइपर में, और ये तो आर यू नोन और नोट। क्लियर भी, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिमूविंग 250 ml to 500 ml from a peripheral vein is called, रिमूविंग फ्लूइड आएगा यहाँ पे, फ्लूइड कि अगर 250 से 500 ml तक फ्लूइड आप वेन के थ्रू निकाल रहे हो तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलोगे भाई, उस टेक्निक को क्या बोलोगे, फ्लेबोटोमी, वेनिपंक्चर, वेजोडाइलेशन या प्लाज्मा फेरेंसिस। देखो प्लाज्मा फेरेंसिस तो बहुत अलग टाइप की टेक्निक है, ठीक, ये आता है जब भी ध्यान रहे 250 से अबो, 250 ml से ज़्यादा अगर आपने फ्लूइड ले रहे हैं वेन से तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लेबोटमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लेबोटमी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टडी ऑफ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद के बारे में और खुद की अंडरस्टैंडिंग के बारे में जो अपने स्टडी करते हैं वो किस में आती है? ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो वो आएगी जोरी विंडो में। किस में आएगी? जोरी विंडो में। क्योंकि जोरी एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट, उसने ये बताया कि आपके सामने मान लो एक बंदा बैठा है, आप भी बैठे हो, दोनों एक टेबल पे आप खाना खा रहे हो, क्लियर। अब क्या हुआ, आप जिस प्रकार जिस हिसाब से खाते हो, जैसे प्रोफेशनल जगह पे खाते हैं तो अलग अलग तरीके से खाते हैं, घर पे तो आपको पता है किस प्रकार खाते हैं अपने, क्लियर। तो आप टेबल पे बैठे हो होटल के अंदर, सामने आपके बंदा बैठा है, आप चावल खा रहे हो, एक दाना आपके यहाँ लग गया, आपको पता नहीं लगा, सामने वाले को पता है किसके लग गया। आगे बात समझे। अब क्या हुआ, तो एक तो चीज़ इसमें होती है जो अपने जानते हैं लेकिन सामने वाला नहीं जानता, एक चीज़ ये होती है कि सामने वाला जानता है अपने नहीं जानते, क्लियर। या फिर दोनों के बारे में अपने जानते हैं या दोनों के बारे में भी अपने नहीं जानते, या तो दोनों के बारे में जानेंगे या दोनों के बारे में नहीं जानेंगे, या फिर सामने वाले के बारे में जानेंगे अपने बारे में नहीं जानेंगे, या फिर अपने बारे में जानेंगे सामने वाले के बारे में नहीं जानेंगे। ये चीज़ें होती है जोरी विंडो के अंदर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है हल्का फुल्का, जैसे CHO वगैरह के एग्जाम के अंदर पूछने को तो एम्स भी पूछ लेता है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन कह रहा है एन इंटर्न ऑर्डर IV मोरफिन फॉर ए केस ऑफ हेड इंजरी, कि पेशेंट को क्या हो गई, हेड इंजरी है भाई। और इंटर्न ने क्या बोल दिया, एक इंटर्न बैठा है, उसने बोल दिया कि इसको क्या है, मोरफिन लगा दो, और मोरफिन भी IV लगा दो, क्लियर। द नर्स डज नॉट एडमिनिस्टर द इंजेक्शन। नर्स ने क्या किया है कि क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कह रही नोइंग दैट मोरफिन मे बी हार्मफुल इन दिस केस, कि इस पेशेंट को है हेड इंजरी, और इंटर्न ने बोल दिया कि इसको मोरफिन लगा दो, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर जानता है कि अगर हेड इंजरी वाले पेशेंट को अपने मोरफिन नहीं देंगे, ठीक। और उसने भाई इंजेक्शन नहीं दिया, बट आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द सीनियर डॉक्टर। और उसने क्या बोला है नर्सिंग ऑफिसर ने इंटर्न को कि एक बार आप अपने सीनियर जो डॉक्टर है उनसे कंफर्म कर लो। शी हैज फॉलो द बायोएथिक्स प्रिंसिपल, तो उसने कौन सा बायोएथिक्स प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया है, क्योंकि सब जानते हैं हेड इंजरी में मोरफिन नहीं दी जाती। पानी दे दो सर। ओके, तो ये क्या कह रहा है, सबको पता है ना हेड इंजरी मोरफिन नहीं दी जाती, क्योंकि मोरफिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस तुरंत रुक जाता है पेशेंट का, इसलिए मोरफिन नहीं देनी चाहिए। मोरफिन जब भी दो तो मोरफिन की जो एंटीडोट है नालोक्सोन, कौन सी, नालोक्सोन, वो हमेशा रखनी चाहिए। अब ऐसे केस में उसने भाई अपना कौन सा धर्म निभाया है, नर्सिंग ऑफिसर ने उस इंटर्न को कह के कि एक बार ना ज्यादा सियाना मत बनो जी, एक बार अपने सीनियर से पूछ लो, क्लियर। तो उसने कौन सा निभाया है अपना पर्ण, जो धर्म निभाया है वो है अपना, बताओ बताओ जल्दी, कौन सा धर्म है उसका, आप ही बता सकते हो सर, ये तो 2 नंबर गलत बता रहे आप। ऑटोनॉमी, देखो ऑटोनॉमी में क्या होता है कि अपना अधिकार, जो अपने अंडर से खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद के बेस पे जो काम करते हैं ना, वो ऑटोनॉमी में जाती है हमेशा। जैसे आपको पता चले कि दूसरा बंदा गलत कर रहा है, आप जानते हो, हालांकि वो आपसे सीनियर है, लेकिन आपको पता है ये गलत कर रहा है, ठीक है, तो आपको भी वहां पे विधुर बन जाना चाहिए, चाहे भीष्म पितामह कुछ भी करे, धृतराष्ट्र चाहे
दुर्योधन को कितना भी कुछ बोल ले, हालांकि विदुर को पता है कि गलत है, फिर भी वो कह देता महाराज ये अन्याय होने से रोक लो। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर क्या बोलेगा इस इंटर्न को कि महाराज अन्याय होने से रोक लो। तो अन्याय होने से रोका जाता है वो क्या है, ऑटोनॉमी रहती है, जिसके अंदर खुद के डिसीजन अपने ले सकते हैं। क्लियर भाई, तो वो क्या है, ऑटोनॉमी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया सर क्वेश्चन? अच्छा इधर से कंप्लीट हो गए। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। यूजिंग ए प्लेसिबो फॉर पेन कंट्रोल इन ए सर्टेन केस विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट। आप क्या कर रहे हो, प्लेसिबो यूज कर रहे हो, पेशेंट के कंसेंट के बिना ही क्या कर रहे हो, उसका पेन कंट्रोल कर रहे हो। उसके लिए प्लेसिबो एक इफेक्ट होता है। प्लेसिबो क्या है, एक इफेक्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कई बार गांव के अंदर जैसे डॉक्टर होता है या किसी एक डॉक्टर की दवाई लग जाती है, तो वो बंदा क्या करेगा, पूरी उम्र उस डॉक्टर के पास ही जाएगा, चाहे उसको बुखार हो, फिर भी अगर डॉक्टर ने उसको क्या, उस डॉक्टर ने सिट्राजिन की टेबलेट दी ना, तो भी वो कहेगा हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा बुखार उतर गया। वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है। जैसे हाथी के बच्चे को अगर अपने बांध देते हैं रस्सी से, उसके दिमाग में इमेज बैठ गई, अब वो बड़ा हो गया तो भी उसको क्या लगता है कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, वो प्लेसिबो इफेक्ट है। तो आप पेशेंट के कंसेंट लिए बिना ही उसका पेन कंट्रोल करने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट यूज कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, जस्टिफाई कर रहे हो, एथिकल है या जस्टिफाई अनएथिकल है या डिसेप्टिव है, बट एथिकल है या डिसेप्टिव है और अनएथिकल है। तो कौन सा रहेगा इसमें, कौन सा रहेगा? अब देखो जस्टिफाई का क्या है, न्याय करना भाई, जस्टिफाई करना कि आपको पता है कि पेन कंट्रोल किस चीज से होना है, आपने पेन कंट्रोल किया, उसका क्या किया आपने, उसका पेन कंट्रोल किया है। तो यहां तक तो क्या है, आप हो जस्टिफाइड। क्लियर। लेकिन आपने उसका कंसेंट नहीं लिया, आपने उसका कंसेंट नहीं लिया, विदाउट कंसेंट किया है। इसका मतलब विदाउट कंसेंट कोई काम करते हैं वो होता है अनएथिकल। ठीक है। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना। ठीक है, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, किसी को मिसलीड कर देते हैं ना अपने। ठीक है, तो डिसेप्टिव नहीं कर रहे, इसमें मिसलीड नहीं कर रहे हैं अपने पेशेंट को, क्योंकि अपने काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप विदाउट कंसेंट कर रहे हो। यही अगर अपने पेन कंट्रोल कर रहे हैं और विद कंसेंट करें तो ये क्या आ जाएगा, जस्टिफाई और एथिकल में आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अब विदाउट कंसेंट कर रहे हो तो ये क्या है, जस्टिफाई और अनएथिकल के अंदर है। किसमें है, अनएथिकल में। तो 2 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर है। क्लियर भाई। तो ये 20 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो इनके अंदर और है, या बाय द वे मैंने कोई मिस्टेक की है, तो आप भी मेरे को इन चीज़ों के बारे में अवगत कराना, ताकि मैं आगे और बेहतरीन कोशिश करूं। तो ये जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज के लिए इतना ही कराऊंगा मैं, और आप इनको रिवाइज करते रहना।